नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। हम आपको साथ ही आपके लिए दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स की राय भी लेकर आते हैं, उनके साथ इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जब जब महाराष्ट्र का ग्राफ ऊपर जाता है, भारत का भी ग्राफ ऊपर जाता है। कोई भी जब भी हमने देखा है कि लहर आई है, पहली हो दूसरी हो, वो महाराष्ट्र से ही उपजती है। और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की ये जो दो लहरें हैं, उसके बाद नीचे आने के बाद अब तीसरी लहर का खतरा है। और तीसरी लहर क्या कहीं दस्तक देना शुरू तो नहीं कर चुकी है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते से मामले जो नीचे गिरने शुरू हो गए थे वो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इन मामलों को कम रखा जाए, लेकिन ये मामले एक बार फिर से बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, जिससे थोड़ी सी चिंता होती है। ऊपर से हमने पिछले कुछ वक्त से लगातार सुना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी वहां पर फैल रहा है। ऐसे में कुछ जिले खास तौर पर ज्यादा टेंशन की वजह बन जाते हैं। भारत में कुछ जिलों में हमेशा ज्यादा मामले देखे गए हैं और अभी भी रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और हिंगोली ये कुछ इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा मामले देखे जाते हैं, जो चिंता बढ़ाते हैं। ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुशीला कटारिया जुड़ गई हैं, जो कि डायरेक्टर एंड हेड हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट द मेडिसिटी मेदांता की, और डॉक्टर तृप्ति गिलाडा भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर तृप्ति गिलाडा बेहेती, जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। चलिए शुरुआत आपसे करते हैं डॉक्टर बेहेती, क्योंकि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मामले जो हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए काफी सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। अभी भी पूरी तरह से कई इलाकों में देखें तो ढिलाई नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की कंटेनमेंट की नीति और नए डेल्टा प्लस को देखते हुए अभी स्थिति वहां कैसी है? तो जैसे आप जानते हो, महाराष्ट्र में केसेस स्टेबलाइज हो गए थे कुछ हफ्तों में, और इसलिए एक तरीके का धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो चुका है। और जो हमें पिछले कुछ दिनों में जो केसेस दिख रहे हैं बढ़ते हुए, वो हमें फिलहाल हम ये नहीं बता पा रहे कि ये इस अनलॉक की वजह से है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी अनलॉक होता है थोड़े से हमको केसेस बढ़ते हुए हमेशा दिखते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो जाते हैं, ऑफिस चालू हो जाते हैं, शॉप्स चालू हो जाते हैं, और हम थोड़ा सा जो केस राइज है वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये बहुत जल्दी है बताने के लिए कि क्या ये जो है ये कोई नए वेरिएंट की वजह से है। अभी तो हम सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, पर हमें ये समझना जरूरी है कि कभी कभी कोई एक नया वेरिएंट हो सकता है जो अभी तक हमें पता ही नहीं चला। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस अभी जो हमें सामने आ रहे हैं वो अप्रैल के सैंपल्स में है। अब जो जून में हम 2 महीने बाद आ चुके हैं, जून के सैंपल्स में एक्चुअली डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना दिख रहा है, उससे हमें आइडिया आएगा कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या डेल्टा वेरिएंट से कुछ ज्यादा उसका संक्रमण होता है या उतना ही संक्रमण होता है। बिल्कुल, और थोड़ा इंतजार इसके लिए हमें करना पड़ेगा और डेटा देखना पड़ेगा, लगातार नजर रखनी पड़ेगी, जीनोम सीक्वेंसिंग भी करनी पड़ेगी। डॉक्टर कटारिया, किसी भी जब हम ऊपर जाती हुई कर्व को देखते हैं, जब नंबर्स बढ़ते हैं तो उसके शुरुआती लक्षण या शुरुआती फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है कि आगे जाके वेव ना आए? देखिए अंजलि, जब भी वो कहते हैं ना, हर चिंगारी में जंगल की आग बनने की क्षमता होती है, तो जब भी हम ऊपर लगातार बढ़ते हुए नंबर को देखते हैं तो ये रहता है कि क्या ये 2 से 3 हफ्ते में कहीं आगे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी के साथ अब इतने समय से हम जूझ रहे हैं तो ये पता चल गया है कि ये बिल्कुल फिनिश नहीं होगी। बहुत स्मोल्डरिंग केसेस आते रहेंगे, छोटी छोटी वेव्स जिनकी पीक्स बहुत बड़ी नहीं होंगी वो आती रहेंगी। बहुत लंबा कंटेनमेंट नहीं रखा जा सकता है, तो इसमें जरूरी है कि हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाएं। जहां जहां पे केसेस ज्यादा हैं वहां पे बहुत इंटेंसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंसिंग का डाटा है ये बहुत जल्दी शेयर किया जाना चाहिए लोकल अथॉरिटीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, टास्क फोर्स के साथ। और एक नेशनल लेवल पे एक वर्क फोर्स ऐसी हो कि जो भी एरियाज थोड़े से भी ऐसे लग रहे हैं कि जहाँ पे
लगातार 10-10% केसेस की इंप्रूवमेंट इंक्रीज हो रहा है हर 3 दिन में, उन एरियाज को बहुत सघनता से देखा जाना चाहिए। उनके ऊपर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको और सहायता प्रदान करनी चाहिए। और जो भी एरियाज हैं, जो हल्का सा वेव है आज हम देख रहे हैं, वो 4 हफ्ते में एक बड़ी वेव बनने का खतरा हमेशा रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर गिलाडा, पिछली बार अमरावती मॉडल की भी बात की गई थी और कहा गया था क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट फैल रहा था और उसकी संक्रामक भी बहुत ज्यादा था, वो तो उस वक्त कह रहे थे कि अमरावती में जिस तरह का लॉकडाउन किया गया वो कारगर रहा। तो क्या महाराष्ट्र की जो नीति रहती है छोटे इलाकों को नजर रखना, उस पर कंटेनमेंट पर ध्यान देना, ये वर्सेस लॉकडाउन, राज्यव्यापी लॉकडाउन, क्या ज्यादा कारगर साबित होता है? देखो, अभी हमने देखा है 1.5 साल से जो केसेस है, पहला वेव देखा, सेकेंड वेव देखा, और कोविड कहीं जाने नहीं वाली है। कोविड अभी कुछ सालों तक तो हमारे साथ है ही। तो हम हर एक राइज ऑफ केसेस में हम लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि उससे इकोनॉमी में भी काफी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो हमें डिजीज कंट्रोल, इकोनॉमी, बाकी जो अनलॉकिंग है वो बैलेंस करते हुए देखना होगा। इसमें हमारे लिए जो सबसे जरूरी है फिलहाल, वैक्सीनेशन बढ़ाना, वो बहुत जरूरी है। लोगों को ये याद दिलाना कि क्योंकि सेकेंड वेव खत्म हो गया है उसका मतलब ये नहीं कि हम सुपर स्प्रेडर इवेंट, अनमास्किंग चालू कर दें। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी रहेगी आगे जाते हुए, वो है जीनोमिक स्टडी। जीनोमिक स्टडी हमें, जैसे अगर अब हम जीनोमिक स्टडी करें तो वो डेटा डॉक्टर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, साइंटिस्ट को तुरंत देना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा नया वेरिएंट है, उस नए वेरिएंट का वैक्सीन एफिकेसी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या ये पिछले जो लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं उनकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है या वैक्सीन इम्यूनिटी है, वो ये जो नया वेरिएंट है उसे इवेड करेगा या नहीं करेगा। ये सब इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होगी, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि हमें कितना इंटेंसिव माइक्रो कंटेनमेंट या लॉकडाउन की जरूरत है। बिल्कुल। और डेटा जो है वो उम्मीद यही करते कि सरकार जल्द से जल्द शेयर करेगी, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ कहते भी रहे हैं कि डेटा शेयर किया जाए ताकि वो सरकार को बेहतर तरीके से राय दे सकें। डॉक्टर कटारिया, अगर हम तीसरी लहर की आशंका को दूर रखना चाहते हैं तो अलग अलग स्तर पे क्या किया जाना जरूरी है, चाहे वो एक व्यक्तिगत लेवल पे हो, जो आम सिटीजन्स हैं उनके स्तर पर, चाहे वो सिटी की अथॉरिटीज हों जैसे कि नगर निगम हो गए उनके स्तर पर, और तीसरा राज्य और केंद्र सरकारों के स्तर पर। अगर हमें तीसरी लहर को दूर रखना है, और जो कि हम सब चाहते हैं कि दूर रखना है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सनल लेवल पे भी है, और कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्सनल तौर पे हम ये करें कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हम जब भी पब्लिक एरियाज में जाएं मास्क का जरूर ध्यान रखें, और जब नेसेसरी ना हो उस तरह की बाहर ना निकलें। और जस्ट फॉर कि आपको लॉकडाउन खत्म हो गया है तो आपको बाहर जाना है, बाहर खाना है, या कुछ गैदरिंग्स करनी है या सेलिब्रेट करना है, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरह से समझदारी का व्यवहार रखना जरूरी है। नगर के तौर पे ये है कि नगर अपने डाटा को छिपाए ना, उनको सही तरीके से बताए, शेयर करे, और जो सही है उसको करे। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे कि वो वैक्सीन करवा सके, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती वो भी कर सकें, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकें। उन्हें वैक्सीनेशन के लिए दर दर ना भटकना पड़े, उन्हें टेस्ट करवाने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें दूर ना जाना पड़े, उनका इलाज नहीं है तो भी उनको सही तरीके से हो सके, और एक ईमानदारी से वो आइसोलेशन कर सकें। स्टेट के तौर पर यह है कि स्टेट अपने आप को, थर्ड वेव अगर है तो जो भी रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने हैं, जो नॉलेज शेयरिंग करनी है, जो डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, इन केस नंबर बढ़ेंगे तो उनके पास आज की संख्या में, आज के दिन जो केसेस हैं उससे अगर 10 से 15 गुना केसेस भी आ जाएं तो वो बिना किसी भय के, बिना किसी अफरा तफरी के उसको हैंडल कर सकें। नेशनल तौर पे ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलें, वैक्सीनेशन सबके लिए मुहैया करवाई जाए, सबको की जाए, और जो भी तैयारियां करनी है, जो स्टेट्स को जिनको हेल्प चाहिए, जहां पे कमजोरी पड़ रही है, जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे जो सहायता है वो तुरंत दी जाए उनको कंटेन करने के लिए।
बिल्कुल शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। उम्मीद यही करते हैं कि वक्त रहते हम अपने नंबर्स पर काबू रखेंगे और ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा तो हमें तीसरी लहर देखने को नहीं मिलेगी। चलिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। यहाँ कोरोना वायरस के म्यूटेशन आखिर इतने ज्यादा यहीं पर क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों ये डेरा बना हुआ है इसका? क्यों महाराष्ट्र में ही हर वेरिएंट सबसे पहले दिखता है? कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी सबसे पहले यही मिला था और डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर इस वक्त है। महाराष्ट्र से ही क्यों होती है म्यूटेशन की शुरुआत? घातक वेरिएंट की खोज सबसे पहले महाराष्ट्र में ही क्यों? पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट B16172 का पहला मामला सामने आया था। दूसरी लहर के लिए इसे ही जिम्मेदार माना जाता है। म्यूटेशन पर अध्ययन के लिए नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 733 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि वायरस 47 बार म्यूटेट हो चुका है। 15 मई के बाद महाराष्ट्र ने कुल 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे और महाराष्ट्र के इन्हीं सैंपल से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों की पहचान हुई है। देखते ही देखते डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। डेल्टा प्लस के भी 2 वेरिएंट बताए जा रहे हैं, जिसे AY1 और AY2 नाम दिया गया है। महाराष्ट्र और मुंबई कोविड टास्क फोर्स इसके अलग अलग कारण समझने की कोशिश कर रही है। टास्क फोर्स के मुताबिक महाराष्ट्र अकेला राज्य है जो अपने 36 जिलों में से प्रत्येक से लगभग 100 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहा है, इसलिए म्यूटेशन की पहचान आसान होती है। फिलहाल 1,21,859 एक्टिव केस देख रहे महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या शुरुआत से ही ज्यादा रही है। लंबे वक्त तक मरीजों में वायरस की मौजूदगी भी म्यूटेशन में मदद करती है। भारी संख्या में और लगातार विदेशी यात्रियों की आवाजाही, तटीय राज्य होने के कारण जारी समुद्री कारोबार, जनसंख्या घनत्व और मौसम जैसे अलग अलग फैक्टर्स कारणों की लंबी सूची में शामिल हो सकते हैं। कि महाराष्ट्र जो है ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और प्रगतिशील स्टेट है। मुंबई और आसपास का इलाका जो है इसका फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, तो स्वाभाविक है कि लोग जो है मुंबई में आना जाना इनका बहुत ज्यादा लगा रहता है दूसरे स्टेट से भी, और इस वजह से जो है कि पेशेंट्स भी आ सकते हैं और स्ट्रेन में जो है म्यूटेशन हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र एकमेव अभी राज्य है जो कि हर महीने 100 सैंपल्स हर डिस्ट्रिक्ट से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ले रहे हैं, और इस वजह से है हम लोग जो है वो एक्चुअली ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको पकड़ पाए। सरकार के कई बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से जुड़े रहे वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह और बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली ने समुद्री कारोबार, नमी भरे मौसम जैसे कई फैक्टर को म्यूटेशन का कारण माना है। तो केसेस भी सबसे ज्यादा हमेशा सबसे पहले महाराष्ट्र में आता है, केरला में आता है, फिर गुजरात और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। बाकी जो मौसम का इफेक्ट है, डेफिनेटली मौसम जैसे पहले हमारे यहाँ पे रहता है, उसके बाद में जैसे बारिश पहले यहाँ आ रही है उसके बाद बाकी कंट्री में आती है, या पहले जैसे गर्मी वगैरह है यहाँ होती है, बाकी सब जगह होती है। ये बेसिकली थोड़ा सा मुझे पोर्ट वगैरह का रीजन लगता है, प्लस यहाँ एंट्रीज जो होती है सबसे ज्यादा एंट्री पॉइंट केरला और महाराष्ट्र में है, तो इसकी यही मुझे सबसे बड़ी मुख्य वजह लगती है कि यहाँ पहले आता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। एयर रूट मुंबई महाराष्ट्र का है, प्लस पॉपुलेटेड कंडीशन ऑफ दिस सिटी का। सेकंड, जो सी रूट अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉरेन से गुड्स और सप्लाई सी रूट से आते हैं, और अगर हम मिडिल ईस्ट को जोड़ते हैं कि मिडिल ईस्ट से कोई भी कनेक्शन मुंबई के थ्रू आती है। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस हमको महाराष्ट्र मुंबई में मिला था, क्योंकि वो भी केस दुबई के थ्रू आया था। तो दीज आर द 3-4 फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, महाराष्ट्र के थ्रू हो रहा है। म्यूटेशन के कारणों की पड़ताल जारी है। तीसरी लहर की तारीख तय नहीं, पर आने का अंदेशा कायम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और अब गूगल और NDTV की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। इसमें हमारे साथ आज जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि मलिक, जो कि पूर्व सचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर मलिक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन
कोविड की वैक्सीन लगवाना क्या हमारे देश में अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोविड की वैक्सीनेशन लगाना, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन ही एक विकल्प है हमारे सामने जिससे कि हम कोविड से अपनी मृत्यु को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे देश में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं और तीनों की तीनों वैक्सीन बिल्कुल कारगर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीन लगाना। जहां पर भी जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिले और जिस तरह की भी वैक्सीन मिले उसको लगा ले, वेट नहीं करें कि बाहर की वैक्सीन आएंगी तब लगाएंगे या अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं या अभी तो केसेस कम हो गए हैं, इस तरह के भ्रम में बिल्कुल ना पड़े और इमीडिएटली वैक्सीनेशन लगा ले। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। मैं अपने हॉस्पिटल में वैक्सीन ड्राइव सिंस द बिगनिंग दे रहा हूं और हजारों वैक्सीन दी हैं और आज तक किसी को भी कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है, लेकिन उनके अंदर हिचकिचाहट भी रहती है। कई लोगों के दिमाग में कई शंकाएं होती हैं और व्हाट्सएप वगैरह के जरिए जब कई बार उनको ऐसी बातें आ जाती हैं फॉरवर्ड के तौर पे जिससे उनकी हिचकिचाहट कोई बढ़ जाती है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को अनप्रोफेशनल एडवाइस से, अनएग्जामिन्ड एडवाइस से और ऐसे लोगों की एडवाइस के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, जो कोरोना के बारे में नहीं जानते हैं या जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है। आप उनकी बिल्कुल भी एडवाइस के ऊपर मत जाएं, वो भ्रमित करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पे जाएंगे तो तरह तरह से भ्रमित करने की, मैं आप लोगों के सारे भ्रम दूर करना चाहूंगा। वैक्सीनेशन लगाना बड़ा जरूरी है। ये इंश्योर करेगा आपको कि आपकी डेथ नहीं होगी कोरोना से। बीमारी फिर भी हो सकती है क्योंकि प्रोटेक्शन रेट 70-75% है, लेकिन लगभग ये तय है कि आपकी मृत्यु जो है वो कोरोना से नहीं होगी अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है। और आप अपने लिए तो वैक्सीन लगाएंगे ही, लेकिन आप बेसिकली वैक्सीन लगा के अपने बच्चों को भी बचाएंगे। बच्चे अभी हमारे सारे वल्नरेबल हैं। 1/3 पॉपुलेशन हमारी 18 साल से नीचे है, जिनमें से एक को भी वैक्सीन नहीं लग रखी है। तो आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, आप घर में जाएंगे, बीमारी रहित रहेंगे तो आपके बच्चों को भी बीमारी नहीं होगी, नहीं तो आप अपने बच्चों को भी रिस्क में डालेंगे। तो बहुत जरूरी है वैक्सीन लगाना। जी, जो युवा हैं उनका मानना है कि अगर 85% लोगों को इसमें आम लक्षण ही होते हैं तो शायद हम उनमें से ही हों जिनको ना हो और वो वैक्सीन लगाने में हिचकिचाते हैं। उनके मन में वैक्सीन को लेके ज्यादा डर है और क्योंकि अब नंबर नीचे आ गए और वायरस से कम, उनके लिए क्या सलाह रहेगी डॉक्टर? देखिए, वैक्सीन के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, युवा लोगों को भी लगाना चाहिए। जो सेकेंड वेव आया था उसने युवा वर्ग को भी काफी ज्यादा मृत्यु हुई है और थर्ड वेव में संभवतः हो सकता है युवा वर्ग और ज्यादा इफेक्ट हो। तो युवा वर्ग को कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए और युवा वर्ग जो कि ये लगा लो 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट पेरेंट्स भी हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट बच्चे भी हैं और वो हो सकता है कि अकेले अर्निंग मेंबर भी हो अपनी फैमिली के लिए। तो उन्हें अपने आप को बचाना बहुत बहुत जरूरी है। और युवा वर्ग को कहना चाहूंगा, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। ये अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है, ये आपको भी स्ट्राइक कर सकती है। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब पूरी जानकारी के लिए। तो अगर आप कामकाजी हैं, युवा हैं, बाहर जाते हैं तो वैक्सीन आपके लिए बेहद जरूरी है और साथ में डबल मास्क पहन के लोगों से दूरी बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।